दोस्तों सोचिए एक पल के लिए, समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज है। उसके पेट में 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल भरा हुआ है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद वो जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात का वाडीनार बंदरगाह उसका इंतजार कर रहा है। भारत की रिफाइनरियां तैयार हैं और तभी अचानक वो जहाज मुड़ जाता है, भारत की तरफ से हटकर चीन की तरफ। बस इतना होते ही तूफान आ गया। विपक्ष ने मौका देखा और भारत सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। दुश्मन देशों के मीडिया आउटलेट्स ने खबर उड़ाई, भारत ईरान से तेल नहीं खरीद पाया, पेमेंट में फेल हो गया, चीन ने मार ली बाजी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उसी रात मोदी सरकार एक्शन में आई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक के बाद एक बातें साफ की और जो सच सामने आया वो इस पूरे हंगामे को धूल में मिला देता है। आज इस पूरे मामले की परत दर परत खुलाई करेंगे। वो जहाज था क्या, वो चीन की तरफ क्यों मुड़ा, भारत सरकार ने क्या जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में चीन की भूमिका क्या है और भारत की ऊर्जा रणनीति कितनी मजबूत है। पूरे वीडियो में बने रहिए। आखिर तक एक ऐसी बात बताएंगे जो सब कुछ एकदम साफ कर देगी। वो जहाज जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। पहले उस जहाज के बारे में जान लेते हैं जो इस पूरे बवाल की जड़ है। नाम है पिंगशुन। ये एक अफ्रामैक्स श्रेणी का टेल टैंकर है। साल 2002 में बना, यानी करीब 24 साल पुराना जहाज। इस पर अमेरिका ने 2025 में प्रतिबंध भी लगाए थे। ये जहाज 4 मार्च को ईरान के खार्ग द्वीप से रवाना हुआ था। उसमें लगभग 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा था। मंजिल थी गुजरात का वाडीनार बंदरगाह और वहां 4 अप्रैल तक पहुंचने की उम्मीद थी। अगर ये जहाज वाडीनार पहुंचता तो ये 2019 के बाद पहली बार होता जब भारत ने ईरान से सीधे कच्चा तेल खरीदा होता। 7 साल का लंबा इंतजार खत्म होता। ये भारत ईरान ऊर्जा संबंधों की एक नई शुरुआत होती। लेकिन 3-4 अप्रैल की रात को शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर ने डेटा जारी किया और उस डेटा ने सबको चौंका दिया। जहाज के स्वचालित पहचान तंत्र में बदलाव दिखा। अब उसमें गंतव्य के तौर पर चीन का दोंगयंग बंदरगाह लिखा था। मतलब जहाज भारत छोड़ चीन की तरफ मुड़ गया था। बस इतना होते ही देश भर में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने आरोप लगाए कि सरकार ईरान से तेल का भुगतान नहीं कर पाई। भारत के दुश्मन देशों के मीडिया ने खबर उड़ाई कि चीन ने भारत को धोखा दिया और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन रुकिए, क्या ये सच था? जहाज चीन की तरफ क्यों मुड़ा? असली वजह। अब उस असली वजह को समझते हैं जिसकी वजह से ये जहाज मुड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे पैसों की शर्त में आया बदलाव था। पहले ईरानी तेल बेचने वाले 30 से 60 दिन का उधार देते थे। मतलब पहले तेल लो, बाद में 1.5 से 2 महीने में पैसा दो। लेकिन अब ईरान की ओर से शर्त बदल गई। अब मांग थी पहले पैसा फिर तेल, या कम से कम जल्दी से जल्दी पैसा। और चीन ने ये शर्त मान ली। चीन अभी ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन के पास ईरान के साथ पुराने और पक्के लेन देन के नास्ते हैं। चीन जल्दी पैसा दे सकता है, इसीलिए जहाज चीन की तरफ मुड़ा। अब यहाँ एक जरूरी बात जान लो, क्या ये पहली बार हुआ? बिल्कुल नहीं। ईरानी तेल के टैंकर अक्सर बीच समुद्र में अपना गंतव्य बदलते हैं। कभी कभी ये व्यापारिक कारणों से होता है, कभी कभी टैंकर अपना पहचान तंत्र बंद करके अंधेरे में चला जाता है ताकि दुश्मन उसे ट्रैक न कर सके। और कभी कभी जहाज के दस्तावेजों में जो बंदरगाह लिखा होता है वो संकेतात्मक होता है, अंतिम नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी बात, अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े बैंकिंग नियम। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट प्रणाली से बाहर है। डॉलर में लेन देन मुश्किल है। कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैंक ईरान से जुड़े सौदे में पैसा लगाने से डरता है, क्योंकि उस पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है। ये सबसे बड़ा कांटा है जो ईरानी तेल के रास्ते में हमेशा अड़ा रहता है। तो असल में ये कोई भारत की विफलता नहीं थी। ये एक व्यापारिक सौदे का वो उतार चढ़ाव था जो वैश्विक तेल कारोबार में हर रोज होता है। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया था और उन्होंने उठाया। सरकार का जवाब, एक्शन में मोदी सरकार। जैसे ही ये खबर फैली, मोदी सरकार तुरंत हरकत में आई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2026 की शाम को एक आधिकारिक बयान जारी किया और इस बयान ने एक आरोप का जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा, ईरानी कच्चे तेल के आयात में किसी भी तरह की भुगतान बाधा नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें भारत आ रहा जहाज पैसों की वजह से चीन की तरफ मोड़ा गया हो। ये खबरें भ्रामक हैं। वैश्विक तेल व्यापार में जहाजों का बीच रास्ते में गंतव्य बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। मंत्रालय ने आगे कहा, भारत अभी 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल आयात करता है। हमारी कंपनियां दुनिया के किसी भी हिस्से से तेल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। पश्चिम एशिया की आपूर्ति में कितनी भी उथल पुथल हो, भारत की रिफाइनरियों ने अपनी पूरी जरूरत का तेल पहले ही सुरक्षित कर लिया है। और सबसे बड़ी बात,
मंत्रालय ने बताया कि ईरानी एलपीजी लेकर आ रहा एक और जहाज सी बर्ड करीब 44,000 टन माल के साथ 2 अप्रैल को मंगलुरु बंदरगाह पहुंच चुका है और उसे उतारने का काम चल रहा है। मतलब एक जहाज मुड़ा तो जरूर, लेकिन दूसरा जहाज पहले ही पहुंच चुका था। ये वो खबर थी जो हंगामा मचाने वालों ने जानबूझकर नजरअंदाज की। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ये पूरी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या विमान ईंधन किसी की भी कमी नहीं है, कच्चे तेल की कोई समस्या नहीं है और रसोई गैस की घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। पिंक शुन का सच, पूरी कहानी। अब पिंक शुन की पूरी कहानी समझते हैं। ये जहाज पहले से ही एक संदिग्ध श्रेणी में था। इस पर अमेरिका ने 2025 में प्रतिबंध लगाए थे। ये तथाकथित डार्क फ्लीट का हिस्सा माना जाता है, यानी उन जहाज़ों का समूह जो अपना पहचान तंत्र बंद करके रडार से छुपकर तेल ढोते हैं। ऐसे जहाज़ों का गंतव्य कभी भी पक्का नहीं होता। वो बीच समुद्र में अपना रास्ता बदल सकते हैं। उनके दस्तावेजों में लिखी मंजिल हमेशा असली मंजिल नहीं होती। और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस मामले में असली खरीदार और विक्रेता कौन था, ये भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। ये एक व्यापारी के जरिए हुआ सौदा था और जब भुगतान की शर्तें नहीं बनी तो जहाज ने रास्ता बदला। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बेहद जरूरी है। अगर इस जहाज को शुरू से चीन ही जाना होता तो उसका रास्ता पहले से ही चीन की तरफ होता। समुद्री मार्ग अलग होते, लेकिन ये जहाज भारत की तरफ आ रहा था और बाद में मुड़ा। मतलब पहले भारत के साथ सौदा हो रहा था, बाद में शर्तें नहीं बनी। और अगर शर्तें बन जाती हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये तेल आज भी भारत की तरफ मोड़ा जा सकता है। यानी दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खटखटाहट बाकी है। भारत की ऊर्जा ताकत जो दुनिया नहीं देखती। अब जानते हैं कि असल में भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो लोकसभा में बताया वो आंखें खोलने वाला था। पहली बात, भारत अब 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है। 2003-04 में ये संख्या सिर्फ 27 थी। यानी पिछले 2 दशकों में भारत ने अपनी ऊर्जा टोकरियां बहुत बड़ी और विविध बना ली हैं। अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, रूस, अल्जीरिया, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, दुनिया के हर कोने से तेल आ रहा है। दूसरी बात, भारत की 70% कच्चे तेल की आपूर्ति अब हॉर्मुज जल डबरू मध्य के बजाय दूसरे सुरक्षित समुद्री रास्तों से आ रही है। हॉर्मुज बंद है, लेकिन भारत परेशान नहीं है। तीसरी बात, भारत के पास इस वक्त करीब 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है। इसमें रिफाइनरियों का स्टॉक, भूमिगत स्ट्रैटेजिक भंडार और रास्ते में आ रहे जहाजों का तेल शामिल है। ये भंडार 40 से 45 दिनों की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। चौथी बात, रसोई गैस का उत्पादन सिर्फ 5 दिनों में 28% बढ़ा दिया गया। ये दिखाता है कि भारत की रिफाइनरियां कितनी तेजी से काम कर सकती हैं। पांचवी बात, देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की सप्लाई सामान्य है। रसोई गैस की डिलीवरी का औसत समय अभी भी 2.5 दिन है। कोई राशनिंग, कोई कटौती नहीं। और छठी बात, भारत के पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम भंडार हैं। कुल 53 लाख टन की क्षमता, और सरकार ने 2 और नए भंडार बनाने को भी मंजूरी दे दी है। ये है भारत की असली ऊर्जा ताकत। 1 मिनट रुको, अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लग रहा है तो लाइक जरूर करो, इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है। चीन का तेल खेल और भारत की चतुराई। अब बात करते हैं चीन की। चीन इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध है, लेकिन चीन उन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करता। चीन के अपने बैंकिंग चैनल हैं, अपनी व्यवस्था है और ईरान के साथ दशकों पुराने रिश्ते हैं। इसीलिए जब भुगतान की शर्तें नहीं बनती तो जहाज चीन की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि चीन आसानी से और जल्दी पैसा देता है। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल खरीदना चाहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के दायरे में रहकर, और ये बैलेंस साधना आसान नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने साफ किया, ईरानी तेल की खरीद पूरी तरह तकनीकी और व्यापारिक आधार पर होगी। न कोई बाहरी दबाव, न कोई राजनीतिक मजबूरी। और यहाँ भारत की चतुराई है। एक तरफ भारत ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत रख रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी संबंध बना रहा है, तीसरी तरफ रूस से सस्ता तेल भी ले रहा है और चौथी तरफ गुयाना, अमेरिका, नॉर्वे जैसे नए देशों से भी तेल जोड़ रहा है। ये है भारत की तेल की टोकरी वाली नीति। कभी एक टोकरी में सारे अंडे नहीं। विपक्ष का खेल और सच की जीत। अब थोड़ी बात करते हैं उस राजनीतिक खेल की जो इस पूरे मामले में खेला गया। जैसे ही पिंक शुन के मुड़ने की खबर आई, विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया। संसद में सवाल उठे। राहुल गांधी ने पूछा, क्या अमेरिका भारत के तेल खरीदने का फैसला करेगा? क्या हम रूस से तेल नहीं ले सकते? ये सवाल उठाना विपक्ष का हक है,
लेकिन जब सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब दिया कि भारत 40 देशों से तेल ले रहा है, कि रूस से भी ले रहे हैं, कि आपूर्ति सुरक्षित है, तो वो जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। असली सच यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा किसी एक जहाज के मुड़ने से नहीं टूटती। भारत ने पिछले कई सालों में जो तैयारी की है वो एक दो झटकों से नहीं दिखती। और ये पिंगशुन मामला एक बहुत बड़ा सबक भी देता है कि वैश्विक तेल व्यापार में अफवाहें जल्दी फैलती हैं, घबराहट जल्दी आती है, लेकिन सच्चाई हमेशा थोड़ी देर बाद आती है। असली सबक और भारत का भविष्य। दोस्तों, अब पूरी कहानी का सार। पिंगशुन नाम का एक पुराना प्रतिबंधित टैंकर भारत की तरफ आ रहा था। पैसों की शर्तें नहीं बनी, वो चीन की तरफ मुड़ गया। ये एक व्यापारिक घटना थी, भारत की विफलता नहीं। उसी वक्त ईरानी एलपीजी लेकर सी बर्ड जहाज मंगलुरु पहुंच चुका था। यानी एक हाथ से तेल आ रहा था और दूसरे हाथ से हंगामा मच रहा था। सरकार ने तुरंत जवाब दिया, तथ्य सामने रखे और बताया कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। और आगे क्या? भारत ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में। और जब भुगतान की व्यवस्था बनती है तो पिंगशुन जैसे टैंकर भी भारत आ सकते हैं। तेल के इस खेल में एक बात हमेशा याद रखो, जो देश धैर्य से खेलता है, जो देश अपनी टोकरी विविध रखता है, जो देश हर संकट में नए रास्ते निकालता है, वही देश जीतता है। और इस मामले में भारत ने वही किया जो एक समझदार खिलाड़ी करता है। बिना घबराए, बिना एक ही जहाज पर सब कुछ दाम लगाए, चुपचाप 40 देशों से तेल जोड़ता रहा। यही है भारत की ऊर्जा रणनीति, यही है मोदी सरकार का तरीका।